The next topic we are going to discuss is linguistic imposition, or it is also called linguistic imperialism. So first of all, we will look at the meaning of imperialism. Imperialism क्या है? It's a policy of extending a country's power and influence through colonization, use of military force or other means. Imperialism का मतलब होता है rule over people. ठीक है, हुकूमत करना, दूसरों पर रूल करना, पावर में होना या फिर डोमिनेंट होना, दैट इज कॉल्ड इम्पीरियलिज्म। और उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। कॉलोनाइजेशन हो सकती है, मिलिट्री फोर्स की वजह से हो सकता है, या फिर अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से एक कंट्री जो है वो पावर में होता है या फिर उसका इन्फ्लुएंस होता है ऑन द अदर कंट्रीज और ऑन द अदर नेशंस, दैट इज कॉल्ड इम्पीरियलिज्म। And what is linguistic imperialism? Linguistic, as we know, the scientific study of language, and imperialism is a type of relationship where one society dominates an other society. एक सोसाइटी जब दूसरी पर रूल कर रही हो, दूसरी पर डोमिनेंट हो, पावर में हो, तो उसको इंपीरियलिज्म का नाम दिया जाता है। देन इंपीरियलिज्म कैन बी ऑफ 6 टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स हैं इंपीरियलिज्म की। It can be economic or political, military, communicative, cultural, and social. These are the types of imperialism. But we are not going into the details of these types because we were discussing linguistic imperialism. तो उसको हम उसकी डिटेल में जाएंगे। Then linguistic imperialism का definition है the transfer of a dominant language and aspects of its culture to speakers of other languages. डोमिनेंट लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज के बोलने वाले स्पीकर्स की तरफ ट्रांसफर होना विद देयर कल्चरल एस्पेक्ट्स। ठीक है, लैंग्वेज डोमिनेंट है और उसका उन लोगों में स्प्रेड होना या उन लोगों में ट्रांसफर होना जो किसी और लैंग्वेज को बोलते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, इतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है, उनमें ट्रांसफर होना एक डोमिनेंट लैंग्वेज का, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म। Then language imperialism से related कुछ points हैं। The first one is the transfer of a dominant language to the other people. एक dominant language का दूसरे लोगों में transfer होना, we have already discussed this point. Then second point is language imperialism is the imposition of one language to other language. एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज पर इम्पोज कर दिया जाना लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म कहलाता है। इम्पोज करना मीन्स के दूसरी लैंग्वेज पर उसको मुसल्लत कर देना, ठीक है, उसको इम्पोज कर देना, वो भी लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म में इंक्लूड होता है। देन लैंग्वेज इंपीरियलिज्म इज आल्सो नोन एज लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म, लैंग्वेज डोमिनेंस, लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन और नेशनलिज्म। All these are the names of language imperialism, and in your syllabus it is mentioned as linguistic imposition. That's why I bold this term. ये जो मैंने बोल्ड कर दिया यहाँ पर, ये लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन, ये आपके सिलेबस में इस टॉपिक को एज लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन मेंशन किया हुआ है, लेकिन इसको कुछ और नाम भी दिए जाते हैं। लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म भी कहा जाता है, लैंग्वेज इंपीरियलिज्म भी कहा जाता है, लिंग्विस्टिक डोमिनेंस का नाम भी दिया जाता है, नेशनलिज्म का नाम भी दिया जाता है। सो ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन और लैंग्वेज इंपीरियलिज्म। An introduction of linguistic imperialism. The only way, yes. मैम सेकंड जो आपने अभी सेकंड लास्ट जो स्लाइड है वो दोबारा रिपीट कर दें, मुझे इसकी समझ नहीं आई। लैंग्वेज डोमिनेंट है किन लोगों के लिए जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं? This one? Yes, ma'am. Okay, linguistic imperialism इसकी डेफिनेशन है, ये इसका मतलब ये है कि डोमिनेंट लैंग्वेज उन लोगों की तरफ ट्रांसफर होती है या फिर उन लोगों पर रूल कर रही होती है जो कि किसी और लैंग्वेज को बोल रहे होते हैं। अब जो डोमिनेंट लैंग्वेज है वो सिर्फ लैंग्वेज ही इम्पोज नहीं होती है उन लोगों पर, लैंग्वेज ही उन लोगों पर रूल नहीं कर रही होती है, बल्कि उस लैंग्वेज के जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, मीन्स कि उनका उस लैंग्वेज का कल्चर इन्फ्लुएंस भी उन लोगों पर हो रहा होता है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जांपल ले लेते हैं, इट विल बी क्लियर टू यू देन कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक डोमिनेंट लैंग्वेज है। अब हम लोग दूसरी लैंग्वेजेस को बोलने वाले हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा है अगर हम अपने कंट्री की बात करें। ठीक है, अब हमारे कंट्री में उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है, दैट इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज।
तो इंग्लिश एज डोमिनेंट लैंग्वेज हम पर इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है, हम लोगों में ट्रांसफर हो रही है वो लैंग्वेज, और वो सिर्फ वो लैंग्वेज ट्रांसफर नहीं हो रही है बल्कि उस लैंग्वेज के जहाँ की वो नेटिव लैंग्वेज है वहाँ के कल्चरल एस्पेक्ट्स भी हम लोगों में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अब कहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, जहाँ की ये मदर टंग है, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज है, बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ की ये नेटिव लैंग्वेज है, तो उन कंट्रीज के का जो कल्चर है, कल्चर में बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, उनकी ड्रेसिंग आ जाती है, उनका वे ऑफ लिविंग आ जाता है, उनके कुछ नॉर्म्स भी आ जाते हैं उनके कल्चर के, उनकी सोसाइटी के, तो वो सारी चीज़ें भी हम पर इन्फ्लुएंस हो रही होती हैं किसी ना किसी तरह से, ठीक है। अगर हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जांपल देख रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज जब हम पर इन्फ्लुएंस करती है तो ऑब्वियसली जो इंग्लिश पीपल की ड्रेसिंग है वो उससे भी हम इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, और उनके वे ऑफ लिविंग से भी हम इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, बिकॉज वो एक डोमिनेंट लैंग्वेज है, और उसका सिर्फ लैंग्वेज का ही इन्फ्लुएंस नहीं है पूरी दुनिया पर बल्कि उनकी कल्चर का भी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। बिकॉज एक लैंग्वेज जब एम्पावर होती है तो उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स भी एम्पावर हो रहे होते हैं, ठीक है, उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स भी डोमिनेंट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक डोमिनेंट लैंग्वेज जब दूसरी लैंग्वेज के बोलने वाले लोगों में ट्रांसफर हो रही होती है तो उस लैंग्वेज के कल्चरल एस्पेक्ट्स भी ट्रांसफर हो रहे होते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम, जज़ाकल्लाह। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज इंट्रोडक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म की बात कर रहे थे हम। इंट्रोडक्शन देखते हैं। द ओनली वे टू ट्रांसफर आइडियाज इज लैंग्वेज। लैंग्वेज, इस पॉइंट को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन आर इनिशियल लेक्चर्स, कि लैंग्वेज जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल होता है आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करने का, ठीक है, या फिर एक सोसाइटी का एक बिगेस्ट एलिमेंट वी कैन से होता है जिसके थ्रू हम आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, या फिर कुछ भी कम्युनिकेट करने के लिए, कोई बात ट्रांसफ़र करने के लिए हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं। द मॉडर्न टूल टू डोमिनेट द कंट्रीज इज इंग्लिश, और यहाँ पे इंग्लिश की एग्जाम्पल दी हुई है। अगेन द पॉइंट जो कि मैं अभी डिस्कस करके पहले मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस स्लाइड में, कि ये एक ऐसा टूल है जो कि दूसरे कंट्रीज को रूल कर रहा है, ठीक है, एक ऐसा टूल है, और टूल क्या है, वो लैंग्वेज है, और दैट लैंग्वेज इज इंग्लिश। इंग्लिश जो है एक डोमिनेटिंग लैंग्वेज है जो कि दूसरे कंट्रीज पर बहुत ज़्यादा जिसका इन्फ्लुएंस है और डोमिनेटिंग है दूसरे कंट्रीज पर, ठीक है, तो इसको टूल भी कहा जा सकता है। लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म इज the imposition of one language on a speakers of other language. Again, the point is repeating here कि linguistic imperialism क्या है, एक लैंग्वेज का दूसरे लैंग्वेज के बोलने वालों पर इम्पोज कर दिया जाना, ठीक है, एक डोमिनेंट लैंग्वेज का दूसरे लैंग्वेज के बोलने वालों पर, वो लैंग्वेज जो कि इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, उन लोगों पर लैंग्वेज का, डोमिनेंट लैंग्वेज का इम्पोज होना, उनका दूसरी वो लैंग्वेज, वो लोग जो कि इतनी वैल्यूएबल लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, इतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है उनकी लैंग्वेज, उन पर डोमिनेंट लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस होना, उसका इम्पोज होना इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, लिंग्विस्टिक डोमिनेंस एंड लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म। Then the last point is the term linguistic imperialism originated in the 1930s and was reintroduced by linguist Robert Philipson in his monograph Linguistic Imperialism. 1930s में ओरिजिनेट हुआ ये टर्म लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म, बट एक लिंग्विस्ट रॉबर्ट फिलिप्सन ने इस पर काम किया, और इसके बारे में आगे हम जो डिस्कशन करेंगे फिलिप्सन के अकॉर्डिंग किस तरह से फिलिप्सन ने इस चीज़ को इलेबोरेट किया, डिस्क्राइब किया, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलिप्सन जो है वो एक लिंग्विस्ट है, उसने री इंट्रोड्यूस किया लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म को इन 1992। Then, according to Galtung, imperialism is a type of relationship whereby one society or collective in more general terms can dominate another. मीन्स के इम्पीरियलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप का नाम दिया है उसको, एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पर एक सोसाइटी जो है वो डोमिनेट कर रही होती है, डोमिनेट होती है किसी दूसरी सोसाइटी पर,
ठीक है, और वो सोसाइटी जो डोमिनेट कर रही है ऑब्वियसली वो पावर में है, दैट्स वाई वो दूसरे पर डोमिनेट कर रही है या फिर उसका इन्फ्लुएंस है दूसरी सोसाइटी पर, एंड विच मैनिफेस्ट इंडिकेट्स इटसेल्फ इन अ वैरायटी ऑफ वेज। डिफरेंट वेज हो सकते हैं इसके, इकोनॉमिकली हो सकता है, पॉलिटिकली हो सकता है, मिलिट्रीली हो सकता है, कल्चरली एंड सोशली। ठीक है, जैसे कि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पीरियलिज्म में देखा था कि वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, तो जो डोमिनेशन है वो भी डिफरेंट वेज में हो सकती है, उसकी डिफरेंट वेराइटीज हैं, एंड दीज आर द नेम्स ऑफ दोज वेराइटीज। Then linguistic imperialism is an essential constitution of imperialism as a global phenomenon involving structural relation between rich and poor countries in a world characterized by inequality and injustice. Linguistic imperialism एक ऐसा essential part है, constituent means के a part, being a part of something। तो लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म जो है वो एक इसेंशियल पार्ट है जिसमें ग्लोबली रिच एंड पुअर कंट्रीज के दरमियान स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप लाइक इनइक्वालिटी और इनजस्टिस वगैरह। Then the dominance asserted and maintained by the establishment and continuous reconstitution of structural and cultural inequalities between English and other languages. इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेज के दरमियान जो कल्चरल या फिर जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज की वजह से या फिर उनकी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से या फिर उनके कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से डोमिनेंस जो है वो असर्ट हुई, डोमिनेंस जो है वो इस्टेब्लिश हुई या मेंटेन हुई। मीन्स कि इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेज की जो कल्चरल इनइक्वालिटीज हैं या फिर स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज हैं उनकी वजह से डोमिनेंसी जो है वो इस्टेब्लिश हुई। Philipson viewed linguistic imperialism as a subtype of linguicism. According to Philipson जो कि एक linguist है जिसने reintroduce किया linguistic imperialism को, उसका कहना ये है कि linguistic imperialism जो है वो linguicism का एक type है। Linguicism क्या होता है? Linguicism means linguistic discrimination, language में discrimination होना, मीन्स कि अनजस्टिस होना, डिफरेंस होना, दैट इज कॉल्ड लिंग्विसिज्म। तो लिंग्विसिज्म का एक सब टाइप कहा फिलिप्सन ने लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म को। आगे जाके हम लिंग्विसिज्म पे भी बात करेंगे। According to Philipson, individuals such as operators of English language school use three type of arguments. तीन तरह के arguments पेश किए हैं English language schools के according Philipson ने। उन तीनों arguments को discuss करेंगे। The first one is intrinsic argument. Intrinsic argument describe the English language as providential, rich, noble, and interesting. According to intrinsic argument, English language जो है वो providential है। और providential means favorable language है, लोग इसकी फेवर में बात करते हैं और इसको noble समझा जाता है, इसको interesting समझा जाता है, that's why मे बी ये इतनी ज़्यादा dominating language हो। तो intrinsic argument क्या है? Intrinsic का मतलब क्या होता है? Intrinsic means that belongs to nature, naturally जो चीज़ हो। सो इंट्रिंसिक आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको फेवरेबल समझा जाता है, प्रोविडेंशियल समझा जाता है, रिच समझा जाता है, नोबल एंड इंटरेस्टिंग समझा जाता है, लोग इंटरेस्ट लेते हैं इस लैंग्वेज में। सच आर्गुमेंट टेंड टू असेस दैट इंग्लिश इज व्हाट इंग्लिश इज एंड व्हाट अदर लैंग्वेजेस आर नॉट। और इसी आर्गुमेंट से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्या वैल्यू है जो कि दूसरी लैंग्वेजेस की नहीं है, बिकॉज इसको लोग इसकी फेवर में बात करते हैं, इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, इसको बोलने में, इसको सीखने में। दैट इज इंट्रिंसिक आर्गुमेंट। देन द सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक आर्गुमेंट। Extrinsic argument point out the English is well established, that it has many speakers and that there are trained teachers and wealth of teaching material. According to extrinsic argument, English जो है वो एक well established language है। कि अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द तो वाकई इंग्लिश को एक well established language consider किया जाता है। या अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज है जिसके पास, मीन्स के वो बंदा वेल एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, तो हम उसको, उसकी वैल्यू ही इस तरह की बनी हुई है कि उसको वेल एस्टैब्लिश्ड समझा जाता है, और वो है भी। ठीक है, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के स्पीकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हैं।
Then there are a lot of trained teachers, English teachers. English क्योंकि बोली बहुत ज़्यादा जाती है तो इस लैंग्वेज को सिखाने वाले ट्रेनर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ट्रेन टीचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाते हैं. देन वेल्थ ऑफ टीचिंग मटेरियल. ऑब्वियसली जब एक लैंग्वेज इतनी ज़्यादा बोली जा रही है, उसको इतना ज़्यादा सिखाया जा रहा है, तो उसका टीचिंग मटेरियल जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा वेल्थ है. So that's why English language is considered too much valuable. So this is an extrinsic argument that English जो है वो एक well established language है. Then functional argument. Functional argument emphasize influences of English on a gateway to the world. इंग्लिश फंक्शनल आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश है उसका इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है. ये एक गेटवे का काम करता है टूवर्ड्स द वर्ल्ड. गेटवे मीन्स के एक रास्ता होता है, एंड गेटवे मीन्स कि ऐसा रास्ता जो कोई किसी चीज़ की एंट्रेंस का ज़रिया हो या किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस का ज़रिया हो, एग्जिट हो वहाँ पर या फिर एंटर करना हो, वो एक गेटवे कहलाता है. तो अगर हम किसी भी वर्ल्डली मैटर की बात करें तो उसके लिए ये एक गेटवे कंसीडर किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज. बिकॉज अगर हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल इंटरनेशनली कम्युनिकेशन के ले लेते हैं, या फिर अगर कोई ऐसा बंदा जिसको इंटरनेशनली बिजनेस करना है तो उसको अगर इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज उसके लिए एक गेटवे होगा कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ में वो डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेट करे, अपने बिजनेस को इन्हेंस करे, उसको इंक्रीज़ करे. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल कि एक बंदा अगर बिजनेस करना चाह रहा है इंटरनेशनली तो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक गेटवे कंसीडर की जाती है, ठीक है, टू द वर्ल्ड. कि वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में कहीं पे भी वो थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज कहीं पर भी वो एंटर कर सकते हैं. ठीक है, वो उसके लिए एक सोर्स होती है. सो दिस इज द फंक्शनल आर्ग्यूमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. Then there are 4 mechanisms that propel or move imperialism. Propel means push करना. 4 mechanisms हैं. Mechanism means कि methods या फिर ways या कुछ techniques ऐसी हैं जो कि imperialism को move करती हैं, उसको push करती हैं. And those mechanisms are, first one is exploitation. Exploitation means कि process of taking advantage. एडवांटेज की वजह से भी इंपीरियलिज्म जो है, लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म जो है उसको पुश किया जा रहा होता है, कि जो डोमिनेंट लैंग्वेज है उसको पुश किया जा रहा होता है बिकॉज ऑफ द एडवांटेज. देन पेनिट्रेशन बिकॉज ऑफ मीन्स के एक्सेस की वजह से पुश किया जा रहा हो सकता है, पुश किया जा रहा हो लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म को. देन फ्रेगमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग और सेपरेट पार्ट्स, मीन्स के किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए, उसको डिफरेंट पार्ट्स में कट डाउन करने के लिए इंपीरियलिज्म को या फिर डोमिनेंट लैंग्वेज को पुश किया जा रहा हो. देन मार्जिनलाइजेशन मीन्स अनइम्पॉर्टेंट या इनसिग्निफिकेंस को शो करने के लिए कोई लैंग्वेज जो कि इतनी ज़्यादा वैल्यूड नहीं है उसकी इनसिग्निफिकेंस को शो करने के लिए एक डोमिनेंट लैंग्वेज को जो है इम्पोज किया जा रहा हो, तो इस वजह से भी प्रोपेल किया जा सकता है इंपीरियलिज्म को. So these are the 4 mechanism. इनकी डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट इनके नेम्स आप लोग कर लीजिएगा कि ये 4 mechanisms हैं जो कि प्रोपेल करते हैं इंपीरियलिज्म को. देन वेज ऑफ इंपीरियलिज्म किन वेज में हो सकती है? 3 वेज हैं. फर्स्ट वन इज स्टिक्स, सेकेंड वन इज कैरेट्स, फोर्थ वन इज आइडियाज. स्टिक्स जो है दैट मीन्स फोर्स. थ्रू फोर्स इंपीरियलिज्म हो सकती है, इम्पोज हो सकती है. एक लैंग्वेज जो है, जो डोमिनेंट लैंग्वेज है, उसको इम्पोज किया जा सकता है फोर्सफुली. सो दिस इज अ वे. देन सेकंड वन इज कैरेट, दैट मीन्स बार्गेनिंग और एग्रीमेंट. थ्रू बार्गेनिंग और थ्रू एग्रीमेंट एक लैंग्वेज को इम्पोज किया जाता है. एंड द थर्ड वे इज आइडियाज, जिसमें परसुएशन होता है, परसुएड किया जा रहा होता है. थ्रू परसुएशन जो है इंपीरियलिज्म को या फिर डोमिनेंट लैंग्वेज को इम्पोज किया जाता है, जिसमें काइंडनेस का एलिमेंट भी होता है. सो दीज 3 आर द वेज ऑफ इंपीरियलिज्म. स्टिक्स मीन्स फोर्सफुली, कैरेट मीन्स जिसमें एग्रीमेंट हो, आइडियाज जिसमें परसुएशन हो, परसुएड किया जाता है अगले बंदे को, और उसमें काइंडनेस का एलिमेंट भी होता है. सो दीज आर द 3 वेज. तो इनके भी जस्ट नेम्स कर लेने हैं, इनकी डिटेल्स में नहीं जाना है. देन
Next point is language is the primary means of communicating ideas. We have already discussed this point कि language जो है वो एक source है जिसके through ideas को communicate किया जाता है. And governmental organization also helps prominent language. और government organizations जो होती हैं वो लैंग्वेज को प्रोमिनेंट करने में हेल्प आउट करती हैं. मीन्स कि किस तरह से एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज को कि यूजेज के थ्रू आइडियाज को शेयर किया जाना चाहिए. ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक लैंग्वेज को जो कि डोमिनेट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ ऐसी होती हैं कि उस लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया जाता है. जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में इंग्लिश लैंग्वेज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाती है. सो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी हेल्प कर रही होती हैं इन प्रोमिनेंटिंग अ लैंग्वेज. Then it permits or separates. Permits means separate. It separate all the types of imperialism for two reasons. ठीक है, जो imperialism है वो दो reason की वजह से separate हो सकती है. The first one is language is a medium for transmitting ideas because उसके through ideas transfer होते हैं. ठीक है, अब एक dominant language जो है वो impose हो रही है अगर टू द अदर पीपल जो कि उस लैंग्वेज को बोलने वाले नहीं है, लेकिन वो एक डोमिनेंट लैंग्वेज उन पर इम्पोज कर दी जाती है, तो उसका एक रीज़न ये है कि आइडियाज़ को ट्रांसफ़र किया जाए थ्रू दैट लैंग्वेज. और नंबर 2 इज़ कंटेंट. कंटेंट का मतलब होता है स्टेट ऑफ सेटिस्फेक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग पीसफुल या हैप्पीनेस. तो सेटिस्फेक्शन की वजह से भी इंपीरियलिज्म जो है उसको इम्पोज किया जाता है. समटाइम्स एक डोमिनेंट लैंग्वेज को कॉज ऑफ हैप्पीनेस और कॉज ऑफ पीसफुलनेस और सेटिस्फेक्शन समझा जाता है. सो कंटेंट की बेस पर भी इंपीरियलिज्म को स्प्रेड किया जा रहा होता है. लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म इज अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कल्चरल इंपीरियलिज्म. लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म को कल्चरल इंपीरियलिज्म का भी एक कंपोनेंट समझा जाता है. कल्चरल इंपीरियलिज्म जो है मीन्स के एक कल्चर का दूसरे कल्चर पर डोमिनेट करना, दैट इज कल्चरल इंपीरियलिज्म. और लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म को उसका एक कंपोनेंट समझा जाता है. नाउ देयर आर डिफरेंट व्यूज ऑन द सोर्स ऑफ लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म. लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म से रिलेटेड कुछ व्यूज हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लिंग्विस्ट. द फर्स्ट वन इज it may take a military power nation to establish a language, but it takes an economically powerful one to maintain it and expand it. According to David Crystal in 1997, linguistic imperialism क्या है? It may take a military powerful nation. एक nation का militarily पावरफुल होना ज़रूरी है अगर वो एक लैंग्वेज को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, बट उसी नेशन का इकोनॉमिकली पावरफुल होना भी ज़रूरी है उस डोमिनेंसी को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, अगर एक कंट्री या एक नेशन मिलिट्रली पावरफुल है, ठीक है, तो एक लैंग्वेज को इस्टेब्लिश कर लेती है, उसको रूलिंग की तरफ ले आती है, लेकिन अगर वो इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं है तो वो लैंग्वेज की पावर को या लैंग्वेज के रोलिंग को वो मेंटेन नहीं कर सकती है. ठीक है, तो उस चीज़ के लिए इकोनॉमिकली पावरफुल होना भी ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू डेविड क्रिस्टल. देन द सेकंड व्यू इज अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फिलिप्सन इन 1992. उसने लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म के बारे में क्या व्यू दिया कि लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म इज अ सब टाइप ऑफ कल्चरल इंपीरियलिज्म. लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म परमिट्स all other types of imperialism since language is the means used to mediate and express them. Linguistic imperialism को कल्चरल इंपीरियलिज्म का टाइप कहा फिलिप्सन ने. एंड लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म जो है वो स्प्रेड करती है जितने भी इंपीरियलिज्म के दूसरे टाइप्स हैं उनको. ठीक है, जो कि हमने पहले डिस्कस किए, कल्चर को, सोसाइटी को, इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिक्स को. So these are the types of imperialism. इनको भी spread करती है. Since language is the means used to mediate and express them. Language जो है वो mediation का भी source है. ठीक है, mediation क्या है? Mediate means arbitrate, means कि ऐसी चीज जो settlement का जरिया हो. तो mediation का काम भी करती है language और expression को भी convey करने का काम करती है. तो ये व्यू है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फिलिप्सन इन 1992. Now, एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम, प्रेजेंटेशन होनी है. उसामा आपकी प्रेजेंटेशन है आज?
यस मैम। और किस किस की प्रेजेंटेशन है? कासिम और मारिया की। अच्छा, चलें देखते हैं, अभी लेक्चर कंप्लीट करेंगे, अगर टाइम हुआ तो फिर आपकी प्रेजेंटेशन होगी, अदरवाइज आपकी प्रेजेंटेशन कल होगी। मैम मुझे थोड़ा सा काम है, फिर मैं कल दे दूंगा। चलें ठीक है, फिर अभी लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और आई थिंक के टाइम नहीं होगा इतना कि आप प्रेजेंट कर पाओ, तो फिर आपकी प्रेजेंटेशन कल होगी। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स को भी, कासिम को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अगर वो कल एब्सेंट हुए तो उनके सेशनल मार्क्स में 0 लगेगा, प्रेजेंटेशन मार्क्स। ओके मैम, हाँ मैं लीव कर सकता हूँ? जी कर लेंगे, जी जी। ओके, थैंक यू मैम। कि we were talking about the views, different views, तो different linguist ने different तरीके से इसको explain किया है linguistic imperialism को। Now we are going to talk about linguistic imperialism of English language, ठीक है, जो कि अगर हम इस वर्ड की बात करें तो पूरी दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट कंसीडर की जाती है और है भी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। इन आवर टाइम द प्राइमरी एग्जांपल ऑफ लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म इज इंग्लिश। इंग्लिश इज द मोस्ट डोमिनेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. The growth of English is eye-catching. According to Philipson, in 1992, 400 years ago, the number of speakers of English was 5 to 7 million. Now it has increased to 315 million people. English is spoken as a native language, secondary language, and foreign language. इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है कि उसको अगर हम एज लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म एग्जांपल लें तो वो बेस्ट एग्जांपल होगी, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो पूरी दुनिया में उसको डोमिनेट समझा जाता है, पूरी दुनिया पर वो रूल कर रही है, ठीक है। उसकी जो पावर है दूसरी लैंग्वेज से ज्यादा है इंग्लिश लैंग्वेज की। और इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रोथ है दैट इज ऑल्सो आई कैचिंग। अकॉर्डिंग टू फिलिप्सन 1992 में फिलिप्सन ने ये स्टैटिस्टिक्स डिफाइन की कि ऑलमोस्ट 400 इयर्स अगो जो इंग्लिश लैंग्वेज के स्पीकर्स थे वो 5 to 7 मिलियन थे। 5 to 7 मिलियन लोग जो थे वो इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते थे, बट नाउ ये नंबर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने वाले जो लोग हैं वो 315 मिलियन फिलहाल जो लोग हैं इस दुनिया में वो इंग्लिश लैंग्वेज को बोल रहे हैं। तो ये नंबर, ये अमाउंट कितना ज्यादा बढ़ गया है विद इन 400 ईयर्स। 400 साल में, 400 साल पहले 5 to 7 मिलियन लोग इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते थे, एंड आफ्टर 500 ईयर्स 315 मिलियन पीपल इस लैंग्वेज को बोल रहे हैं। तो इतना ज्यादा इंक्रीज हुई है ये लैंग्वेज, इतनी ज्यादा इसकी डोमिनेंसी इंक्रीज हुई है। देन इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको डिफरेंट तरीके से लोग लर्न कर रहे होते हैं, जिनमें स्प्रेड होती है, डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। कुछ लोग इसको एज नेटिव लैंग्वेज लर्न करते हैं, कुछ लोगों की मदर टंग होती है या कुछ की नेशनल लैंग्वेज होती है, कुछ इसको एज सेकेंडरी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, जैसे कि हम लोग, ठीक है। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को एज सेकेंड लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं। बिकॉज हम क्यों कर रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज इसको लर्न? बिकॉज इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये डोमिनेंट है, ठीक है। जैसे कि पहले भी हमने बात की कि हमारे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में इन पाकिस्तान इंग्लिश जो है वो एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाती है, ठीक है। और जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, कोई लेटर है, कोई एप्लीकेशन राइट करनी है, कुछ भी राइट करना है, कोई इवन के छोटा सा नोटिफिकेशन भी अगर कोई राइट करना है ना, किसी भी अदारे में अगर कोई नोटिफिकेशन जारी करना है तो उसको भी इंग्लिश में राइट किया जाता है। सो ये डोमिनेंसी है इंग्लिश लैंग्वेज की, ये पावर है इंग्लिश लैंग्वेज की, ये वैल्यू है इंग्लिश लैंग्वेज की। सो बिकॉज ऑफ दैट वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एज सेकेंड लैंग्वेज। देन कुछ लोग इसको एज फॉरेन लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं, बिकॉज फॉरेनली उसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर हमारे कंट्री में इतनी ज्यादा डोमिनेट ना भी होती इंग्लिश लैंग्वेज, अगर हम इसको सेकंड लैंग्वेज लर्न नहीं भी करते तो हो सकता है हम इसको एज फॉरेन लैंग्वेज लर्न कर रहे होते। बिकॉज अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर यूएसए में अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है फॉर एनी पर्पस, फॉर बिजनेस, फॉर एजुकेशन, किसी भी पर्पस की वजह से, तो हो सकता है उसकी वजह से आप उस फॉरेन लैंग्वेज को लर्न कर रहे होते।
तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम अपनी एग्जांपल लें तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को एज सेकंड लैंग्वेज भी लर्न कर रहे हैं और एज फॉरेन लैंग्वेज भी लर्न कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज मीन्स के वो लैंग्वेज जिसको दूसरे नंबर पर सीखा जाता है। बेसिकली तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को थर्ड लैंग्वेज अगर कहें तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा, बिकॉज फर्स्ट पे तो हमारी मदर टंग जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है वो होती है, सेकंड नंबर पर हमारी नेशनल लैंग्वेज होती है, एंड थर्ड नंबर पर हमारी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज आ रही होती है जो कि हम लर्न कर रहे होते हैं, जिसको हम सेकंड लैंग्वेज बोल देते हैं। तो इट डिपेंड्स कि वो हम कितने नंबर कौन से नंबर पर उसको सीख रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज भी हो सकती है और ये हमारी फॉरेन लैंग्वेज भी है जिसको हम लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, एज फॉरेन लैंग्वेज भी हम लर्न कर रहे होते हैं। देन इसी स्लाइड के साइड पर देखें, कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐड की हुई हैं रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज। इन द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल एयर कंट्रोल। इंटरनेशनल एयर कंट्रोल की भी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हैं। देन सेकेंड पॉइंट इज 3/4 ऑफ एकेडमिक जर्नल्स आर फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंग्लिश। हर चार में से 3 जो एकेडमिक जर्नल्स हैं या फिर जो रिसर्च आर्टिकल वी कैन से, जो रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज दैट 85% of global international organizations use English as an official language. 85% तक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हैं। 85% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को इज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हैं। Then the last point is 1/3 of newspapers are published in countries where English has special status. वो countries जहाँ पर English को वैल्यू दी जाती है, जहाँ पर English डोमिनेंट है, वहाँ पर 1/3 of newspaper जो है वो English लैंग्वेज में पब्लिश हो रहे होते हैं। मीन्स के 3 में से हर एक न्यूज़पेपर आउट ऑफ 3 जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हो रहा होता है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, हम किस तरह से इसको सीखते हैं, किस हिसाब से एज सेकेंडरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, एज फॉरेन लैंग्वेज, एज नेटिव लैंग्वेज हो सकती है, हम किस तरह से उसको बोल रहे होते हैं और वो किस तरह से डेवलप हुई है। 400 ईयर्स पहले कितने स्पीकर्स थे एंड देन नाउ डेज इसके बोलने वाले कितने लोग हैं। तो कुछ स्टैटिस्टिक्स थे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, उनको हमने डिस्कस किया। Now we will look at the historical examples of active linguistic imperialism exercised by conquerors or oppressors. 3 examples हैं. The first one is French over English following the French invasion of England in 1066. फ्रेंच का इंग्लिश पीपल पर रूल करना, ठीक है, और उनका डोमिनेंट होना। और इस एग्जाम्पल को अगर आप थोड़ा याद करो तो हम इस चीज़ को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। जी, मुझे डिफाइन करें कि आप लोगों को कुछ याद आ रहा है 1066 में क्या ऐसा हुआ था, किस तरह से फ्रेंच ने इंग्लिश पीपल पर जो है डोमिनेंसी की, किस तरह से डिफाइन करें अगर आप लोगों को याद है तो। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। मैम नहीं यार, आई थिंक कोई हमला वगैरह हुआ था, फ्रेंच आए थे। ये पूरा एक जो था अटैक जो था इसको हमने डिस्कस किया था, इतना डिटेल में नहीं किया था, लेकिन हिस्ट्री में जहाँ पर ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड हो रहा है और जहाँ से मिडल इंग्लिश पीरियड स्टार्ट होता है वहाँ पर ये इवेंट था। इस अटैक के बारे में हमने डिस्कशंस की थी इन 1066 जहाँ पर ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड हो रहा है। तो 1066 में बेसिकली एक अटैक हुआ था, एक इन्वेजन हुआ था बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, जहाँ पर फ्रांस का जो किंग था विलियम, उसने अटैक किया था
इंग्लिश पीपल पर, ब्रिटिश में हारोल्ड जो वहाँ का किंग था उस पर अटैक किया था, और जो बैटल हुई थी उस टाइम पर उसको बैटल ऑफ हेस्टिंग का नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इस चीज़ को डिस्कस किया था। अगर आप थोड़ा सा जोर लगाएंगे अपने दिमाग पर तो आपको वो याद आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंच ओवर इंग्लिश फॉलोइंग द फ्रेंच इन्वेजन। तो फ्रेंच ने हमला किया था, इन्वेजन मीन्स अटैक किया था उन्होंने इंग्लैंड पर। तो फ्रेंच ने उस टाइम पर रूल किया था, और फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो उस टाइम की डोमिनेटिंग लैंग्वेज हो गई थी एक तरह से, और इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था फ्रेंच लैंग्वेज का। और इस चीज़ को भी हमने डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज के इंग्लिश लैंग्वेज में मर्ज हो गए। और आज भी अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स का अगर हम ओरिजिन देखें तो वो हमें फ्रेंच लैंग्वेज से मिलता है, बिकॉज उस टाइम पर फ्रेंच जो है वो डोमिनेटिंग लैंग्वेज हो गई थी और उसका इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं डोमिनेटिंग की, कि किस तरह से कुछ कंट्रीज में लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म रहा है किस तरह से। तो ये एग्जांपल है कि जहाँ पर फ्रेंच जो विलियम था, फ्रेंच का किंग था, उसने हारोल्ड को डिफीट किया, और ब्रिटिश में या ब्रिटेन में या फिर इंग्लिश पीपल पर रूल किया, और इंग्लिश लैंग्वेज पर, बेसिकली हम यहाँ पर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो फ्रेंच लैंग्वेज ने किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज पर रूल किया। ठीक है, वो इम्पोज हो गई इंग्लिश लैंग्वेज पर इन 1066। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। देन सेकंड वन इज Japanese over Korean following the annexation of Korea by Japan in the early 20th century. In early 20th century जब जापानीज ने इनेक्सेशन किया कोरिया पर, इनेक्सेशन मीन्स कब्जा किया, तो उस टाइम पर लैंग्वेज इंपीरियलिज्म हुई। देन द थर्ड टाइप इज रशियन ओवर Ukrainian following Soviet oppression of the Ukraine in the early 20th century. Again ये भी early 20th century की एग्जाम्पल है जहाँ पर रशिया ने यूक्रेनियन पर या यूक्रेन पर जो है वो रूल किया, लैंग्वेज जो है वो इम्पोज की। सो ऑल दीज आर द लिंग्विस्टिक एग्जाम्पल्स, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स ऑफ लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म। देन द नेक्स्ट टर्म इज लिंग्विसिज्म। लिंग्विसिज्म को हमने ऊपर डिस्कस किया, जिसमें हमने एक स्लाइड में डिस्कस किया था कि फिलिप्सन जो है उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज इंपीरियलिज्म जो है वो लिंग्विसिज्म का एक टाइप है। तो लिंग्विसिज्म को डिस्कस करेंगे। लिंग्विसिज्म क्या है? लिंग्विसिज्म इज आल्सो कॉल्ड लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन। लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इट इज़ द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बेस्ड सोली ऑन हिज और हर यूज ऑफ लैंग्वेज। एक अनफेयर ट्रीटमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल का लैंग्वेज यूजेज को लेकर। ठीक है, लैंग्वेज यूजेज को लेकर कोई भी इंडिविजुअल अनफेयर हो तो उसको लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन का नाम दिया जाता है। Linguicism is often defined in terms of prejudice of language. Language prejudice भी कहा जाता है, मीन्स जिसमें हम लैंग्वेज को लेकर बाइस्ड होते हैं। ठीक है, उस चीज़ को भी लिंग्विसिज्म का नाम दिया जाता है। Then prejudice of language can be defined as negative attitude towards an individual based solely on their membership of a social group. Within a group एक इंडिविजुअल का लैंग्वेज की तरफ जो नेगेटिव एटीट्यूड हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजुडिस, उसमें बायसनेस हो और उसमें उस चीज़ की तरफ, उस लैंग्वेज की तरफ एक इंडिविजुअल का जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव हो, तो उस चीज़ को भी लिंग्विसिज्म में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ प्रेजुडिस मीन्स कि एक लैंग्वेज की तरफ एक इंडिविजुअल का नेगेटिव एटीट्यूड होना, उस चीज़ को लिंग्विसिज्म का नाम दिया जाता है। Then it is differ from other isms such as sexism and racism. उससे different है linguicism का term. It is language rather than gender or race. Sexism is related to gender and racism is related to race. और जो linguicism है वो language से related है. So sexism and racism को define किया हुआ आगे. Sexism has been defined as characteristics or roles of people of the basis of sex. जेंडर की बेस पर लोगों की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या उनके जो रोल होते हैं उसको सेक्सिज्म का नाम दिया जाता है। एंड रेसिज्म इज अ बिलीफ इन द superiority of one race over another which often results in discrimination and prejudice towards people based on the race. Racism basically एक belief है
जिसमें एक रेस दूसरी पर सुपीरियर होती है, तो उस चीज़ को रेसिज्म का नाम दिया जाता है। तो ये चीज़ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस को जो है फॉर्म करती है। इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। तो ये रेसिज्म है। Then linguicism refers exclusively to ideologies and structures where language is the means of effecting an unequal allocation of power and resource. Linguicism जो है उसमें ऐसी आइडियोलॉजीज या स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से लैंग्वेज जो है अनइक्वली एलोकेट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। इन अ स्कूल द मदर टंग ऑफ सम चिल्ड्रन फ्रॉम एन इमिग्रांट और इंडिजिनस माइनॉरिटी बैकग्राउंड आर इग्नोर्ड। स्कूल में अगर कोई बच्चा मदर टंग यूज़ कर रहा होता है या फिर कोई ऐसा बच्चा जो कि माइग्रेंट हो या फिर इंडिजियस माइनॉरिटी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, उसकी मदर टंग को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, इंडिजिनस मीन्स लोकल या फिर नेटिव जो लैंग्वेज के बोलने वाले, जो माइनॉरिटी ग्रुप हो, ठीक है, कम तादाद में हो, तो उस बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी मदर टंग को इग्नोर कर दिया जाता है इन स्कूल्स। If a teacher stigmatizes to describe it as shameful or disgrace the local dialect spoken by the children. Stigmatize means कि किसी चीज़ को अच्छा ना समझना, डिस्ग्रेस करना। ठीक है, इस चीज़ को स्टिग्मेटाइज का नाम दिया जाता है। तो टीचर जो है वो स्टिग्मेटाइज कर रहा होता है समटाइम उस लैंग्वेज को जो कि वो बच्चा बोल रहा होता है। ठीक है, जो बच्चे की मदर टंग है, अगर वो एक लोकल डायलेक्ट बोल रहा है तो उसको टीचर जो है उसको इस तरह से कंसीडर करता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा डिसग्रेसफुल लैंग्वेज है या फिर वो एक शेमफुल लैंग्वेज है, तो उसको इस तरह से कंसीडर किया जाता है। It is the result of unequal division of power and resources, and all this is because of unequal division of power. जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया that unequal allocation हो जाती है because of powers या because of sources। एक unequal allocation हो जाती है लैंग्वेज की तरफ। ठीक है, एक किस लैंग्वेज को कितना ज़्यादा वैल्यूएबल समझना है, किस लैंग्वेज को डिसग्रेस करना है, कौन सी लैंग्वेज शेमफुल हो सकती है। एक अनइक्वल डिवीजन होती है जो कि पावर की वजह से हो सकती है या फिर डिफरेंट रिसोर्सेज की वजह से हो सकती है। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वो बच्चे की लैंग्वेज को इन स्कूल्स अगर हम बात करें तो उसकी जो मदर टंग है या फिर उसकी जो भी लैंग्वेज या फिर जो भी उसका लोकल डायलेक्ट है उसको शेमफुल कंसीडर किया जाता है, उसको डिसग्रेस किया जाता है और उसको इग्नोर किया जाता है। इट मे बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। हो सकता है वो कॉन्शियसली हो, अगर लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म है तो ऑब्वियसली वो चीज़ कॉन्शियसली हो रही होती है, और समटाइम्स अनकॉन्शियसली भी हो रही होती है। तो एक टीचर जो है वो डिस्प्लेस नहीं करना चाह रहा होता है। हो सकता है कि वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ सूटेबल ना हो, तो अनकॉन्शियसली वो उसको इग्नोर कर रहा हो या फिर उसको डिसग्रेस कंसीडर कर रहा हो। तो अनकॉन्शियसली भी हो सकता है, कॉन्शियसली भी हो सकता है। So these are the points about linguicism or linguistic imperialism. So this is all about this topic.